जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और उनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे चलाते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या वो लोग जो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, या वो लोग जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी करें और नीचे जो घंटी का निशान दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरी वीडियो नहीं आएगी वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आप उसको ओपन करके तो आप देख सकेंगे। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल हर तरफ, स्पेशली हमारे कंट्रीज़ में आजकल ये बहुत ज़्यादा रुझान है कि बाहर जाने का, मुल्क से काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चलो जो तो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो तो चलो है ही है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि जिसमें वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें, जो आपकी बात में वज़न डाल सकें। ठीक है। अब कनाडा से रिलेटेड मैंने ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का टॉपिक लिया है कि विजिटर वीज़ा के लिए आपको कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कहती है कि भाई आपके पास ये मिनिमम ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और मैक्सिमम ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव कर सके कि आप इस विजिटर वीज़ा के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा सबसे बड़ा ये हो जाएगा कि आप अपनी फाइनेंशियल्स को, आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप अपना ये केस जीत सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ठीक है। अब मैंने कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की आईआरसीसी की वेबसाइट ओपन की है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा विजिटर वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेंट। ठीक है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ए विजिटर वीज़ा एप्लीकेंट, द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सबमिट विद योर वीज़ा एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन व्हाई यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। अब इसमें ये कहता है कि आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने जा रहे हैं वो उस केस की सिचुएशन पे है कि जो आप सिलेक्ट करते हो, व्हाई यू आर ट्रैवलिंग टू। इफ़ यू आर विजिटिंग कनाडा, अब यहाँ पर आप जब करेंगे तो ये चार ऑप्शन है: टू विजिट एज ए टूरिस्ट, फॉर बिजनेस, फॉर ए फैमिली विजिट, फॉर कंपैशनेट रीजन। ठीक है। तो मैंने इसको टूरिस्ट किया। ठीक है। अब टूरिस्ट के लिए क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं उसमें अब आप देख लें। डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट विद योर वीज़ा एप्लीकेशन एंड ब्रिंग व्हेन यू ट्रैवल। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करने हैं वो हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने साथ लाने हैं जब आप ट्रैवल करेंगे। नॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो आर रिक्वायर्ड, सम आर ऑप्शनल, दिस इज एन exhaustive list of acceptable proof to support your visa application. Only submit the optional documents that can prove you are eligible visa. Even if you submit all the documents listed, there is no guarantee that will approve your application. We may request more information from outside of what is listed here. ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ट्रैवल हिस्ट्री। इफ़ यू हैव ट्रैवल टू कनाडा और अदर कंट्रीज, दिस कैन शो that you have been able to get a visa in the past. Proof of this includes copies of your previous visa and your passport. ठीक है। अब इसमें जो पहली चीज़ बताई गई है कि वो ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शनल है ये भी। अगर आपने, जाहिर सी बात, अगर आपने ट्रैवल किया है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में तो वो आपने बताना है। अब लास्ट 10 ईयर्स में जितने जितने कंट्रीज घूमे आप, जितने जितने आपने वीज़े लगवाए हैं, उन सब की पेजेस की स्कैन कॉपी आपने करनी है, वो रख लेनी है। फिर जिन पेजेस पे स्टैंप लगी है, एग्जिट की स्टैंप लगी है, एंट्रेंस की स्टैंप लगी है, जब आप गए हैं तो एग्जिट की, और जब आप आए हैं तो एंट्रेंस की, उस वीज़े से मुतालिक दो स्टैंपें ये आपने संभाल लेनी है, स्कैन करके रख लेनी है। जब आप इनको एंटर करेंगे तो जब आप कोई भी किसी भी कंट्री की डेट डालेंगे कि हाँ भाई मैं अब फॉर एग्जांपल आप मिसाल दे दें अमेरिका गया हूँ, वो आपसे पूछेगा कब आप गए और कब वापस आए, तो वो डेट्स इस पासपोर्ट पे जो होंगी वो आपने स्टैम्प्स डेट्स जो होंगी वो आपने बतानी होगी। ठीक है, सही है। अब इसमें
वो क्या 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 कहता है कि इसमें कहाँ कहाँ से पता चलेगा। योर प्रीवियस पासपोर्ट्स होने चाहिए, एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प्स होनी चाहिए, स्टडी और वर्क परमिट्स दैट इंडिकेट्स योर ड्यूरेशन आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, एक्सपायर्ड और वैलिड वीज़ास। ये चीज़ें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री शो करती है। फिर आगे इतनी देरी, ठीक है, इसमें भी ऑप्शनल है डॉक्यूमेंट्स दैट शो हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे एंड व्हाट यू विल डू इन कनाडा। ठीक है, अब इसमें जो अब आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने जो ट्रैवल प्लान देना है, ठीक है, कि आपने कितने अरसा स्टे करना है कनाडा में, और आपने कहाँ कहाँ पर जाना है, और आप दिन कैसे गुजारेंगे, और पूरा आपने वो फॉर एग्जांपल आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपने 10 दिन का फुल उनको प्लान बताना है। ठीक है, अब इसमें कॉपी ऑफ दी एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट डिटेल्स, आपकी फ़्लाइट रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन आपकी होटल की जहाँ पर आपने रहना है वहाँ की वो आपने प्रूफ देना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर एन इवेंट, अगर आप किसी इवेंट में शामिल हो रहे हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये भी आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। फिर आगे आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, दिस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे इन कैनेडा। ठीक है, अब ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये किस लिए लगाई जाती है, वो ये नहीं देखना होता उन्होंने कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट है तो ये वो उनको कोई आपके पैसों से मतलब है, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि जो आपने पैसे बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं वो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, और उन्हीं पैसों पे आपने ट्रैवल करना है। ठीक है, अब पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वो क्या है। बैंक नेम, उस बैंक स्टेट में बैंक नेम एंड कॉन्टैक्ट, वहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ठीक है, प्रूफ इट इज़ योर अकाउंट, मतलब आपने अपने अकाउंट का प्रूफ देना है। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स आपने अपना लास्ट 6 मंथ्स की अकाउंट डिटेल्स बैलेंसेस सारी आपने वो चीज़ें देनी है। फिर ये एम्बेसी वाले वो बैंक से कांटेक्ट करते हैं और बैंक को वेरीफाई करते हैं। अब आपने इस चीज़ का ये बात, जो बंदे कहते हैं कि हाँ भाई कोई नहीं चाहिए वेरीफाई करते, लेकिन अब वेरीफाई होता है मेरे ख्याल में, हाँ, 100 में से 90% से ज़्यादा लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई होती है, स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, हमारे ये थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं सब की तो होती ही होती है। ठीक है, तो इसमें अब आपने जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो आपके पास 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, और उसमें आप जो जो भी इन आउट कर रहे हैं वो उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका FBR का जो आप टैक्स दे रहे हैं वो भी डिटेल्स होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ गए, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो आपने फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अथॉरिटी लेटर है तो वो आपने ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फैमिली इंफॉर्मेशन आपने देनी है। ठीक है, और माइनर चिल्ड्रन अगर आपके बच्चे हैं तो वो उनका भी आपने बताना है। ठीक है, ये आप मतलब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वो वीज़ा रिफ्यूज़ आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं वो हो रहे हैं इनकम स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो वीज़े हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि भाई आपने बैंक में पैसे रख दिए, 20-30 लाख रुपया आपने रख दिया तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो 6 महीने पड़ा रहेगा, तो 6 महीने बाद बैंकर से स्टेटमेंट निकलवा के स्टैंप लगा के साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगा के तो हम स्कैन करके तो कनाडा वालों को भेज देंगे कि तो उनको समझ आ जाएगी हाँ भाई बंदे के पास पैसे मौजूद हैं। ऐसे नहीं होता, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये पैसा किधर से आया है, इसने 30 लाख रुपया इकट्ठा 30 लाख कराया है, या 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपया इसने इकट्ठे करके इकट्ठे किए हैं और फिर ये इसने पैसे बनाए हैं। ठीक है, एक तो आपने ये चीज़ शो करनी है, दूसरा अब आपने ये भी बताना है कि भाई ये 30 लाख आया किधर से। मुझे मैं ये नौकरी करता हूँ या मैं ये बिज़नेस करता हूँ। अगर आप बिज़नेस के कहते हैं तो फिर आपने बिज़नेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी देनी होगी कि कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ कितना आप टैक्स पे करते हो, क्या मामलात हैं, वो भी आप सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इसमें ये नहीं दिखा सकेंगे तो आपका वीज़ा डेफिनेटली रिफ्यूज़ हो जाना है। और इसमें एक चीज़ आपने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना है कि आप जाली बैंक स्टेटमेंट लगा दें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, ठीक है, और वो झूठ निकल आई तो वो कनाडा क्या करेगा, वो आपको
डिसेप्शन लगा के आपको फ्रॉड में डाल के वो आपको बैन कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर कभी आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, कम अज़ कम एटलीस्ट 10 ईयर्स तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, ठीक है। इसका जो मैं आपको बोलूँगा कि आप फॉर एग्जांपल वो बंदे जिनके माँ बाप काम करते हैं और वो विजिट पे आना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे अभी 22-23 साल के या 25 साल के जो बंदे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी काम नहीं स्टार्ट किया है, वो डिपेंडेंट इनकम पे हैं, तो वो फिर अपने फादर की या अपने सिबलिंग की, अपने भाई की वो स्टेटमेंट जो लगाएंगे तो उनकी वो पूरा वो देना पड़ेगा कि वो उनको पैसा कहाँ से आता है, उन्होंने पैसा कैसे ये बनाया। फॉर एग्जांपल एफबीआर में उनकी टैक्सेबल टैक्स वो कितना देते हैं, वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेट होंगी, तो फिर उसके बाद ये आगे चलेगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने फाइनेंशियल्स को सही करके उनको समझा के डालें, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट बनती कैसे? फॉर एग्जांपल आपने 10 दिन कनाडा का टूर प्लान किया कि हाँ जी मैंने 10 दिन उधर रहना है, ठीक है। और आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं जी 5,000 की या 2,000 की कैनेडियन डॉलर की, ठीक है। तो वो उसको वो पूरा नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल आप कनाडा की आपको कम अज़ कम रोज़ का डे मैं आपको जो बोलूँगा, अगर आप विजिटर के लिए जा रहे हैं तो कम अज़ कम भी आपको रोज़ का जो खर्चा और ये सारी चीज़ें हैं वो 750 800 तक अब के हिसाब से मैं जो आपको बैंक ये बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के अगर आपने 10 दिन का ट्रैवल प्लान करना है तो आप कम से कम $10,000 की बैंक स्टेटमेंट रखें जो 6 महीने आपके अकाउंट में पड़ी रहे, ठीक है। और इसके आपके पास ये भी प्रूफ होना चाहिए कि ये पैसे आए किधर से, किसी ने गिफ्ट किया तो वो भी पता होना चाहिए। अगर आपने कुछ जगह बेची है, प्लॉट सेल किया है, तो उसकी आपने सेल डीड साथ लगानी होगी, ठीक है। तीसरी बात ये कि क्या कहते हैं, पर डे आपने फॉर एग्जांपल के 1,000 का आपने ये रखना है, या मिनिमम $500-600 का आप ये आइडिया रखें ओवरऑल, ठीक है। तो तब आप जाकर वो एलिजिबल बनते हैं उनको, क्योंकि जो केस वर्कर है उसको भी पता होता है कि भाई यहाँ पर क्या खर्चा है। एक बंदा अब दूसरे कंट्री से आया, वो होटल में रह रहा है, होटल का पर डे का किराया है, फिर वो उसने 3 टाइम खाना खाना है, उसका उसका पैसे हैं। फिर उसने क्या कहते हैं, आपने ट्रैवल करना है, टैक्सी करनी है, उसके पैसे हैं। बस पे ट्रैवल करना है, उसके पैसे हैं, ठीक है। फिर आपने ट्रेन में कहीं ट्रैवल करना है, उसके पैसे हैं। तो वो सारा मिल मिला के वो सारा जो मैं आपको एवरेज बताऊंगा वो ये है कि $1,000 का आप रोज़ का आइडिया रखें, ताकि आप अच्छे से अपने केस वर्कर को सेटिस्फाइड कर सकें। फिर बात आ गई, ये तो फाइनेंशियल की बात आ गई। फिर इसके बाद अगर आपके नाम पर या आपके पेरेंट्स के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कोई ऐसा एसेट है कि जो जल्द अज जल्द मतलब वो आप उनको दिखा सकें कि भाई ये हमारा ये एसेट है और हमने ये वापस आना है। क्योंकि जितने एसेट्स होंगे वो आपके एक फाइनेंशियल्स को भी प्रूव करेगा, दूसरा ये भी प्रूव करेगा कि आप वहाँ पर जाकर इलीगल नहीं होंगे, उल्टा वापस आएंगे। क्योंकि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत अच्छी हैं आपके ऊपर, इधर भी जिम्मेदारी हैं। तो वो फिर केस वर्कर जो है वो ये समझेगा कि भाई इस बंदे ने वाकई में ही चला जाना है, वापस चला जाना है। तो ये आपने टाइज जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं टाइज विद योर होम कंट्री, ठीक है, उनको आपने ये प्रूव करना होता है कि भाई आप अपने होम कंट्री में दोबारा वापस आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी ये चीज़ें प्रॉपर्टी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, प्लॉट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पेपर्स हों वो आप उसको दिखा दें और उसमें उसकी कोई नेटवर्थ दिखा दें, तो वो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चौथी बात ये कि आप जो है एफबीआर में अपने आप को, जो भी बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है वो एफबीआर में अपने आप को वो रजिस्टर्ड हो, टैक्स पे कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा जो एफबीआर में कोई खाली टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहा है, ठीक है, और जो इनकम है वो शो कर रहा है कि भाई जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो, तो वो मेरे ख्याल में वो ना दे। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप उनको ये बता रहे हो एफबीआर को कि भाई मेरे पास तो पैसे बचते ही कोई नहीं सेविंग पे, और इधर आप ये दिखा रहे हो कि भाई मैंने इस बंदे को 30 लाख दे दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वो ये सवाल पूछेगी कि भाई आप
अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट को बता रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्त को हमें बता रहे हो, दोस्त के थ्रू हमें बता रहे हो कि भाई मैंने इसको पैसे दिए हैं, ये जो भी मतलब ये जो सीन है इसको आपने प्रूफ भी करना है। जो अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो 100% वीज़ा लेना चाहते हैं तो जो सबसे मेन चीज़ काउंट होती है वो यही होती है कि आप उसको जो बात आप कह रहे हैं उसको उसका वो प्रूफ भी दें और उसको आप वो सबूत भी दें ताकि वो इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, पूरी तरीके से आपने लॉजिक के ऊपर बात करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे ये बोलूँगा कि क्या कहते हैं, आप अपने पेरेंट्स की तरफ से भी लेटर लगाएं। ठीक है, भाई की तरफ से भी लेटर लगाएं, सिस्टर की तरफ से भी लेटर लगाएं, अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी आप लेटर लगाएं कि भाई ये बंदा जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई ये बंदा बैक होम आएगा, उधर जाकर इलीगल नहीं होगा, हम इसको इतने अरसे से जानते हैं। ये मेरी जस्ट सजेशंस हैं जो केस फंसे हुए लोगों के या जिनके थोड़े बहुत कमज़ोर हैं और वो देख रहे हैं कि हम भाई क्या करें, तो उसमें ये लेटर्स ये आप लगा दें। केस वर्कर ये नहीं कहेगा कि भाई आपने ये लेटर क्यों लगाया है। ठीक है, वो उल्टा खुश होगा कि भाई ये इसके साथ इतने बंदे साथ खड़े हैं तो इसमें आपके चांसेस बन जाएंगे। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां से भी आप लेटर ले सकते हैं कि भाई कंपनी बोल दे कि हाँ भाई ये बंदा रिलायबल है, ये रिटर्न हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी आपका जो है वो वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बाकी तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, पासपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें तो साथ लगनी ही लगनी है। ठीक है, लेकिन जो जिन चीज़ों पे ये वीज़ा इन्हिसार कर रहा होता है वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और वो ये चीज़ है कि जिसमें आप अपने जो रिलेशन है विद योर होम कंट्री उसमें आप उनको ये प्रूफ करके दें कि भाई मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं है जिससे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वापस आना ही आना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने उनको देनी है ताकि वो सेटिस्फाइड हो सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्या कहते हैं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक इंतहाई हसास टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बंदा जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है कि भाई कईयों के रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट सही ना होने की वजह से। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको गौर से सुने, 15-20 मिनट अपने लिए निकालें। 15-20 मिनट सुनने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। तो आप अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे और क्या कहते हैं पैसे भी नहीं ज़ाया करेंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना कीजिएगा ताकि फिर कोई बात मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और किसी अच्छे वीज़े के साथ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू, बाय।